हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स के 12th क्लास के चैप्टर फर्स्ट की बात करेंगे, जिसमें हमारा कुछ पोर्शन हो चुका है। दो वीडियो हमारी आ चुकी है, ये थर्ड वीडियो है, जिसके अंदर हम आज डिस्कशन करेंगे 2-3 टॉपिक्स का। उसमें से जो पहला टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इससे पहले मैं जो अपनी पिछली वीडियो है उसके अंदर बात कर चुकी हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पूरा हमने डिटेल में पढ़ा था कि कैसे उसमें क्या क्या जो है एक्सप्लॉयटेशन हुए थे और क्या कंडीशन थी हमारी उस समय। आज हम बात करेंगे सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में और कुछ अदर टॉपिक्स के बारे में। अगर मैं बात करूँ इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो हमें अच्छे से पता है कि इंडिपेंडेंस के जो समय था, उस समय पर ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया था। तो उसके बाद जो हमारे पास है बहुत ही कम चीज़ें बची हुई थी एज ए इंडस्ट्री ना, अगर इंडस्ट्री के नाम पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो चीज़ें थी, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड ब्लिक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। देखो यहाँ पर था ना जो ब्लिक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री की, मॉडर्न इंडस्ट्री जो थी वो बिल्कुल ही न के बराबर थी। क्योंकि देखो जब इंडस्ट्री की बात आती है तो कैपिटल गुड्स का होना बहुत ज़रूरी है, और हमारी जो इकोनॉमी थी उस समय कैपिटल गुड्स का कोई प्रोडक्शन नहीं था, यानी कैपिटल गुड्स उस समय हमारे पास ना के बराबर थे। दूसरा जो गवर्नमेंट थी वो किन चीज़ों पे डिपेंड थी? गवर्नमेंट के पास थे कम्युनिकेशन, पावर, रेलवे एंड पोर्ट्स, इन चीज़ों पर वो काम कर रही थी। लेकिन इन पर भी इतना प्रॉपर काम नहीं हो रहा था कि ये इतनी अच्छी हालत में हो कि इनको ग्रोथ दी जा सके। इनकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी, ये चीज़ें थी नाम के लिए थी और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के यूज़ के लिए थी, लेकिन इसका कोई भी इंडिया के डेवलपमेंट में या उसको आगे बढ़ाने में कोई यूज़ नहीं हो रहा था, यानी कि इसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। फिर इसके बाद आता है डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट। हमें पता है कि हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था वो पूरी तरह से क्या कर दिया, बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था। क्या जो है उसके मतलब वो रिज़ल्ट थे, क्या चीज़ें बनी थी उस समय? तो देखो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट, कि यहाँ पर कैसी टैरिफ पॉलिसी जो है अपनाई गई थी। कैसे टैरिफ पॉलिसी की अगर हम बात करें तो क्या था इसका मतलब क्या था स्टूडेंट, कि इसमें जो है ब्रिटिश जो हमारी गवर्नमेंट थी उसको अच्छे से समझ में आ गया था कि इंडिया के अंदर जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, यानी बहुत ज़्यादा है। तो उस रॉ मटेरियल को कैसे जो है अपनी तरफ खींचना है, तो उसके लिए उन्होंने क्या टैरिफ पॉलिसी अपनाई कि जो टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, कि जो भी आप रॉ मटेरियल इंडिया से लेके जा रहे हैं वो सारा जो क्या मिलेगा उनको, टैरिफ फ्री मिलेगा। एंड टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री प्रोडक्ट इनटू इंडिया, कि जो भी प्रोडक्ट आपका ब्रिटिश सरकार का यानी गवर्नमेंट का था, जो भी प्रोडक्ट तैयार होके आता था वो भी जो है टैरिफ फ्री था। तो अब क्या हुआ, यहाँ से उनको रॉ मटेरियल जो था इंडिया का वो बेस्ट क्वालिटी, अच्छी क्वांटिटी में यहाँ से टैक्स फ्री ले जाना इजीली आसान हो गया था, और वापस बनाकर फिनिश गुड्स को यहाँ पर लाकर बेचना उनके लिए इजी हो गया था। सेकंड आता है डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंकली कोर्ट। इसमें क्या हुआ, इसमें स्टूडेंट्स क्या किया उन्होंने उनको पता था कि वो जो समय था उस समय जो है नवाब, राजा, प्रिंसेस ये सब ज़्यादा होते थे और उनके अपने डिफरेंट रूल्स होते थे, और उस समय हैंडक्राफ्ट जो है कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल पे चल रहा था। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इन चीज़ों को बंद करना शुरू कर दिया। जो उन्होंने क्या अपनाया, इंडस्ट्रियल हैड एक्वायर्ड इंटरनेशनल रेपुटेशन। अपनी जो ये था हैंडक्राफ्ट जो चीज़ें थी वो जो है एक बड़े लेवल पर रेपुटेशन पाई हुए थी, मतलब एक इंटरनेशनल रेपुटेशन में थी, और उनकी बहुत अच्छी डिमांड भी थी उस समय, काफ़ी अच्छा जो है काम चल रहा था। उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, इस चीज़ को धीरे धीरे बंद करना शुरू कर दिया, उनको एकदम जो है दबाना शुरू कर दिया, प्रेशराइज करना शुरू कर दिया, और वो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होती गई। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा कंपटीशन ऑफ मशीन मेड प्रोडक्ट। क्या हुआ यहाँ पर कि उन्होंने जब क्या किया, रॉ मटेरियल यहाँ से लेकर जाते, तैयार माल को जो है उसमें लेकर आते थे अपने ब्रिटिश से, तो क्या होता था, वो जो तैयार माल आता था वो मशीन मेड होता था। मशीन मेड का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं उसमें जो है शौक ज़्यादा होता है, मतलब वो थोड़ी ज़्यादा सफाई से, जैसे हम अगर आज की भी बात करें तो आप आज लगा के चलो, जैसे हम मार्केट में जाते हैं, दिवाली का समय है और हम देखते हैं
हैं, मिट्टी के जो बनी हुई चीज़ें हम जो भी खरीदते हैं, दिए वगैरह, उनकी बजाय आप बाहर की जो अदर कंट्री से आई हुई चीज़ें होती है उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वो आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, क्योंकि वो मशीनों से बनाई जाती है, जबकि हमारे यहाँ के जो कुम्हार हैं वो हाथों से बनाते हैं, उन चीज़ों को हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो यही चीज़ें जो है उन्होंने उस समय लागू की थी, शुरू की थी, ये कह सकते हो आप। उस समय उन्होंने इन्हीं चीज़ों की शुरुआत की कि मशीन मेड चीज़ें जो है मार्केट में ला दी और उनके साथ कंपटीशन कर दिया हमारी हैंडक्राफ्ट जो चीज़ें थी उनका, और उसकी वजह से यहाँ पर जो है ये हैंडक्राफ्ट जो है वो डाउन होनी शुरू हो गई। फिर आता है न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। अब क्या किया उन्होंने, एक डिमांड का ना बिल्कुल ही नया पैटर्न तैयार कर लिया। कैसे किया, जब ब्रिटिश सरकार जब यहाँ पर प्रोडक्ट बेचना शुरू कर रही थी तो उन्होंने क्या किया, अपने जो है अपने वहाँ की जो लाइफस्टाइल थी उसकी, अपना वहाँ का जो तरीका था जीने का, वेस्टर्न लाइफस्टाइल थी, उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट लाने शुरू कर दिए उसने। और उसी के अकॉर्डिंग जब वो प्रोडक्ट लाने लगी तो उसकी प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो तैयार हो गई। तो उसने क्या किया, एक नया पैटर्न तैयार कर दिया डिमांड का। धीरे धीरे जो है डिमांड ग्रोथ करने लगी उसके वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंग, और जो डोमेस्टिक मार्केट था वो धीरे धीरे क्या होता गया, ख़त्म होता गया। फिर है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया। अब क्या किया ब्रिटिश सरकार ने, रेलवे का इंट्रोडक्शन, यानी कि रेलवे को शुरू किया। अब रेलवे जब शुरू की तो इससे उस समय पर, आज हमें बहुत फ़ायदा होता है रेलवे से, हम पूरा काम लेते हैं, लेकिन उस समय रेलवे हमारे किसी काम की नहीं थी। उस समय रेलवे को उसने टोटली अपने लिए यूज़ किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। उन्होंने क्या किया, रेलवे के थ्रू अपना जो है रॉ मटेरियल लेकर जाते थे, यहाँ से फिनिश गुड्स तैयार करके मतलब लेकर आते थे। तो पूरा का पूरा जो यूज़ था रेलवे का वो खुद ही यूज़ कर रहे थे, दूसरे जो इंडिया है उसके लिए उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा था। ये थे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। अब बात आती है नेक्स्ट, फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल, कि ब्रिटिश रूल के अंदर फॉरेन ट्रेड कैसे चल रहा था। तो इसमें अगर हम बात करें तो कम से कम 4 चीज़ें जो है हमारे सामने आती हैं। कौन कौन सी हैं देखो। फर्स्ट आता है नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, कि क्या है यहाँ पर कि नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड, यहाँ पर एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा क्या होता था, प्राइमरी गुड्स का होता था, एंड इम्पोर्ट क्या होता था, फिनिश गुड्स का। मैं पहले भी बता चुकी, यहाँ पर क्या सिस्टम इन्होंने कर दिया था कि रॉ मटेरियल था, जितना यहाँ पर इनको दिखाई दे रहा था कि खान की तरह, एक यूँ लगाओ कि हमने सुना भी हुआ है भी सोने की चिड़िया है, और यहाँ इंडिया जो सोने की चिड़िया था, और उस समय एक इनको बहुत बड़ी मात्रा में जो है रॉ मटेरियल दिखाई दे रहा था। तो वो सारा धीरे धीरे ये क्या करने लग गए, एक्सपोर्ट करने लग गए अपने कंट्री में, और वहाँ से फिर फिनिश गुड्स को यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र करने लग गए। फिर इसके बाद जो है सेकंड पॉइंट आता है इसमें, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड, कि यहाँ पर जो है इंडिया की जो ट्रेडिंग थी उसके ऊपर पूरा का पूरा मोनोपोली कंट्रोल कर लिया था। मोनोपोली कंट्रोल का मतलब क्या है कि उन सिर्फ और सिर्फ एक ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही कंट्रोल था, यानी एक अधिकार जिसे हम बोलते हैं। आप 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं ये मोनोपोली क्या होती है। मोनोपोली का मतलब किसी एक पर्सन का, सॉरी एक जो सेलर होता है उसी का जब अधिकार होता है मार्केट पे। तो ये क्या हुआ कि वहाँ पर उन्होंने मोनोपोली कंट्रोल बना लिया था। अब मोनोपोली कंट्रोल कम से कम उनका 52 से 60% के आसपास जो है कंट्रोल हो गया था इंडिया के ऊपर, उनके फॉरेन ट्रेड के ऊपर। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट में इसमें, सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश। अब क्या था यहाँ पर, सरप्लस ट्रेड हो रहा था। सरप्लस ट्रेड हमने शायद पढ़ा हो पहले, अगर नहीं पढ़ा है तो भी अभी आप समझ लीजिए। सरप्लस ट्रेड का मतलब होता है जब हमारे एक्सपोर्ट जाते हैं और इंपोर्ट आते हैं तो उनके बीच में जो गैप बचता है वो पॉजिटिव गैप आता है, यानी हमारी फेवर में आता है या फेवरेबल होता है, तो उसे सरप्लस ट्रेड बोलते हैं। तो ये कहता है सरप्लस ट्रेड था बट ओनली टू बेनिफिट ऑफ ब्रिटिश, लेकिन वो बेनिफिट सिर्फ किसको हो रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि जो भी सरप्लस था यूज फॉर वॉर इक्विपमेंट। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या कर रही थी, उस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो वो अपने वॉर इक्विपमेंट में सारा सरप्लस यूज़ कर रही थी, यानी इंडिया के कोई काम नहीं आ रहा था। सरप्लस नॉट यूज्ड ऑन ग्रोथ, और इंडिया की ग्रोथ या यहाँ की किसी भी प्रकार की ग्रोथ में उसका कोई हेल्प नहीं थी, वो सारा सरप्लस खुद ही यूज़ कर रहे थे। ये था हमारा स्टूडेंट्स जो है अब तक जो हमने देखा है इंडस्ट्री के बारे में। अब जब बात आ रही है हमारी नेक्स्ट टॉपिक की, वो है डेमोग्राफिक प्रोफाइल
ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब है कि जब उस समय जो हमारा देश चल रहा था वहाँ पर उस समय ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस थी, मतलब उस समय क्या चीज़ें थी जो एक मोटे तौर पर निकल कर आई। तो वो कुछ एक चीज़ें हैं जो मैं अभी यहाँ पर बताने वाली हूँ। कुछ जो है यूँ बता सकते हैं कि आंकड़ों के साथ है, मतलब कुछ डाटाज हैं। आपको स्टूडेंट्स जितना अच्छा डाटा याद होगा उतनी ही अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक एक पॉइंट के डाटा याद करने लग जाओ। जो ज़रूरी हैं, जो कंपलसरी हैं, जो इम्पोर्टेंट है, उन्हीं डाटाज को आप याद करो और वहाँ पर एग्ज़ाम में अपने नोट करना। जैसे अब ये कहता है क्या डेमोग्राफी प्रोफाइल थी, तो देखो फर्स्ट था इसमें हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। यहाँ पर जो है बर्थ रेट भी हाई हो गई थी और डेथ रेट भी हाई हो गई थी। अब इसका मतलब क्या था, जब बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई हो जाती है तो डिपेंडेंसी रेशियो जो है वो बढ़ जाती है। डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब क्या होता है, देखो बर्थ रेट का मतलब क्या है, हाई होने का मतलब कि जो बच्चे हैं वो ज़्यादा जन्म ले रहे हैं, यानी कि बच्चे ज़्यादा हो गए। डेथ रेट का मतलब हाई होने का मतलब है जो उनको पालने वाले लोग थे, यानी जो संभाल सकते थे, वो क्या है, वो नहीं रहे। अब क्या हो गया, बच्चे ज़्यादा हो गए, उनको संभालने वाले लोग हैं नहीं, तो क्या हो गया, ये बच्चे डिपेंड हो गए, यानी कि डिपेंडेंसी रेशियो जो है वो क्या बढ़ गई। अब जब डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ेगी तो क्या बनेगी, पुअर्टी बनेगी, यानी कि उस समय बहुत ज़्यादा पुअर्टी इंक्रीज हो गई थी इस जो है बर्थ रेट और डेथ रेट के कारण। सेकेंड है इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब है छोटे बच्चे जो 1 साल के से कम के बच्चे थे, उनकी जो डेथ रेट थी वो ज़्यादा हो गई थी, मतलब उनकी रेट ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। उस समय की अगर हम बात करें तो 218 पर 1000 के बीच थी, और अगर अब की बात करें तो 34 पर 1000 में है। तो यहाँ पर जो है डेथ रेट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है उस समय बहुत ज़्यादा थी, और आज जो है उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया गया है। नेक्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, की लाइफ जो है वो कितने सालों तक, मतलब एक पर्सन जो है ज़िंदा रह सकता है, उसकी क्या लाइफ है, क्या एक्सपेक्ट है उससे कि कितने लाइफ टाइम है उसकी। तो वो लाइफ टाइम जो है उस समय 32 ईयर्स थी, यानी कि इससे 32 साल के लोग ही जीवित रहते थे, मतलब 32 से ऊपर रेयर ही होते थे। तो यानी कि उस समय जो लाइफ टाइम था वो 32 ईयर्स था, और अब जो लाइफ टाइम है वो 69 के आसपास हो गया है।